नमस्कार। आज मैं आपके साथ कुछ मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में जानकारियाँ साझा करूँगा। और ये मुख्यतः जो आजकल के समय में या पिछले काफ़ी समय से मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम में इन्वेस्टिगेशन या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस विषय में ये वीडियो मैसेज है। और इसको मैं दो क्लेम दो मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम जो मेरी जानकारी में है, उनके विषय उनको संदर्भ में रखते हुए मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन साझा करूंगा। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि साहब, जो हमारे देश में जो मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, उसमें हर तरफ से मैंने जो महसूस किया, बेईमानी हावी है। बीमा कंपनी की तरफ से भी, इंश्योर्ड की तरफ से भी, वर्कशॉप की तरफ से भी, और बीमा धारक ग्राहक की तरफ से भी। लेकिन यह कहने का मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सब बिल्कुल भी बेईमान नहीं है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। लेकिन होता क्या है, इस बेईमानी में जो सही और सच्चाई वो दब जाती है। और वो बहुत बार सही लोगों का जो वाजिब बीमा क्लेम है वो हक मारा जाता है। ऐसा बहुतायत में होता है। तो इसको मैं एक सबसे पहले मैं एक उदाहरण, एक क्लेम केस बता रहा हूँ जो मेरी अभी जानकारी में आया। कि एक साहब थे, उनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी और उनका एक ड्राइवर था और दो और लोग कहीं आगरा आगरा से वो कहीं वापस आ रहे थे, या आगरा में गाड़ी चल रही थी उनकी। साहब, रास्ते में उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट, एक बस से टक्कर होती है और जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था, जिसमें ड्राइवर को चोट भी आती है, थोड़ा बहुत खून वून भी निकलता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और बाकी लोगों को कोई ऐसी चोट नहीं आती। और सब इसमें दोनों के पक्षों के बीच, बस वाले और स्कॉर्पियो गाड़ी वाले के बीच में विवाद होता है। और फिर पुलिस इन्वॉल्व होती है और पुलिस की उपस्थिति में या थाने में उनमें आपस में एक लिखित समझौता होता है। दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। इसके बाद ये गाड़ी मालिक साहब जो हैं, स्कॉर्पियो वाले, एक महिंद्रा की डीलर वर्कशॉप पे ले जाते हैं अपनी गाड़ी को। और मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम की सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ बीमा कंपनी को सूचना देते हैं। उसमें जो स्टोरी है वही लिखते हैं जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट के लिए, और ड्राइविंग लाइसेंस जो अपने ड्राइवर का है वही लगाते हैं। इसके बाद साहब, बीमा कंपनी इस क्लेम में एक इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करती है, लेकिन इसकी कोई इन राइटिंग में इंफॉर्मेशन इन इंश्योर्ड को नहीं देती है। और एक इन्वेस्ट जो अपने आप को इन्वेस्टिगेटर बोल रहे थे, उनका फ़ोन आता है इन इंश्योर्ड साहब को कि साहब, मैं फला फला इन्वेस्टिगेटर बोल रहा हूँ और मैं आपके पास आऊँगा। गाड़ी में जो जो भी लोग उपस्थित थे, चारों ड्राइवर, आप और बाकी दो लोग, और सब आप मुझे एक साथ एक जगह मिलना और दुर्घटना स्थल भी देखेंगे और आपके बयान लेंगे। इसके बाद इन्हें लगा ठीक है साहब, आ जाओ। तो वो एक तय टाइम पे जो इन्वेस्टिगेटर साहब हैं, हालांकि जो ये साहब थे, इन्होंने बीमा कंपनी ने इस अपॉइंटमेंट के बारे में थर्ड पार्टी सो कॉल्ड जो इन्वेस्टिगेटर थे, उनके अपॉइंटमेंट या उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए इंश्योर्ड को कोई जानकारी नहीं दी थी, जबकि देनी चाहिए थी अगर किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया है। और लेकिन ना तो इनको इंश्योर्ड को जानकारी थी, सीधे सच्चे इन्होंने कहा साहब आ जाओ। खैर, वो साहब जो उनका जो भी एक लड़का है, ये जो भी इन्वेस्टिगेटर है या इन्वेस्टिगेटर का रिप्रेजेंटेटिव है, वो आता है, मिलता है और इनके साथ दुर्घटना स्थल को देखता है। और उसके बाद फिर इनसे कहता है साहब, आप स्टेटमेंट लिखिए। तो जो इंश्योर्ड है उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, तो सिर्फ सिग्नेचर करने तक वो सीमित था। उसने एक आदमी को बुलाया और ये जो इन्वेस्टिगेटर साहब थे या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो भी थे, ये इमले की तरह बोल रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे मतलब। और वो लिख रहा था, तो इन्होंने सब चीज़ें लिखवाई कि साहब, आगरा में थे हम, ये चार लोग थे और ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ जा रहे थे और ऐसे ऐसे बस का वो हुआ, सारी चीज़ें लिखवाई। लेकिन उसमें गाड़ी कौन चला रहा था, उसमें लिखा कि मैं गाड़ी चला रहा था।
जबकि इन्होंने उनसे कहा भी कि साहब गाड़ी तो मैं नहीं चला रहा था, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था। तो जो इन्वेस्टिगेटर साहब थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी इनके ड्राइवर का भी स्टेटमेंट लेंगे तो उनसे भी ऐसे ही लिखवाएंगे, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, तो इसी तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद साहब वो पूरा जब लिखा गया, इन्होंने साइन किए, डेट किए, और इन्हें ऐसे रख के इनका एक फ़ोटो खींचा। और उसके बाद वो बोला साहब अब मैं जल्दी में हूँ, कल फिर आऊँगा और तब इन ड्राइवर साहब का स्टेटमेंट लूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो चला गया। और उसके 2 4 5 6 दिन बाद बीमा कंपनी से वर्कशॉप को इन्फॉर्मेशन आई कि साहब ये क्लेम नो क्लेम है। और इसमें ड्राइवर के पास जो है, क्योंकि जो गाड़ी मालिक थे उन पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उनका जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था उस पे ड्राइविंग लाइसेंस था। तो चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से बीमा कंपनी ने ये क्लेम उनका रेप्यूडिएट करने का मन बना लिया था, इसकी वर्बल इंफॉर्मेशन दे दी थी। और तब ये मेरे पास वर्कशॉप के माध्यम से ये जानकारी आई थी। तो मैंने इंश्योर से पूछा भी साहब ये सच क्या है, तो उन्होंने बताया साहब सच तो यही है। मैंने क्या, तो आपने लिख के क्यों दिया? उन्होंने कहा साहब वो जैसे, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, उसने जैसे जैसे कहा, मेरा एक आदमी था उसने वैसे वैसे लिख दिया। और तो मैंने कहा साहब अब चूंकि आपने लिखा तो आपको साबित करना होगा कि आपने ही गाड़ी, जो आपका ड्राइवर है वो चला रहा था, इसके लिए क्या सबूत हो सकता है? मैंने पूछा साहब जहाँ आपने गाड़ी के फोटोग्राफ वगैरह लिए थे? उन्होंने कहा हाँ फोटोग्राफ तो है। तो फिर मैंने क्या पुलिस इन्वॉल्व हुई थी? पुलिस बोले हाँ पुलिस इन्वॉल्व तो हुई थी, पुलिस रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आपस में पुलिस की उपस्थिति में मोहर लगकर वहाँ पे समझौता हुआ है। तो उसमें फिर वो उन्होंने मुझे वो साझा किया, तो मैंने पढ़ा, उसमें ड्राइवर का नाम, जो कहानी थी, सारी स्टोरी थी, कॉज ऑफ एक्सीडेंट वो था, और ड्राइवर का नाम भी लिखा हुआ था दोनों तरफ से। तो साहब मैंने क्या आपके पास, देखिए वैसे आपने स्टेटमेंट लिखा कि आप गाड़ी चला रहे थे तो आपका लाइसेंस चाहिए, आपके पास लाइसेंस है नहीं, आपने ही गलत लिखा है। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब ये धूर्तता से गलत तरीके से मेरा स्टेटमेंट लिया, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, और ये आपकी एक ग्राउंड बन सकती है। और उसके सपोर्ट में आपका जो पुलिस जो स्टैंप लगा हुआ, जो एक समझौता है दोनों पक्षों का, आप उसको सपोर्ट के तौर पे रख सकते हैं। और बाकी तो आपको न्यायिक प्रक्रिया में जाना होगा, बीमा कंपनी मुझे नहीं लगती ऐसे ही देगी, आपको बीमा लोकपाल या कोर्ट जाना होगा। और तब जो भी आपका डिसीजन आए वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन आप जानते हुए भी आपने लापरवाही से गलत स्टेटमेंट दिया, तो ये आपकी लापरवाही है जो नहीं करनी चाहिए थी। तो ये एक क्लेम केस हुआ। अब एक दूसरा क्लेम केस है, ये मुख्यतः मैं बस इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये एक फायर गाड़ी में फायर एक्सीडेंट का क्लेम केस है। एक ट्रक था, मैंने इसके कुछ पेपर भी रखे हुए हैं। ये साहब एक ट्रक का क्लेम केस है, और इस ट्रक में आग लग गई थी। और ये दुर्घटना 10/5/2025 को ग्वालियर से शिवपुरी मध्य प्रदेश में कहीं हुई थी। ट्रक खाली था, रात के वक्त ये एक्सीडेंट हुआ। बीमा कंपनी को क्लेम की सूचना दी गई। बीमा कंपनी ने, मतलब नेक्स्ट डे बीमा कंपनी ने एक अप्रूव सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया, और उन्होंने गाड़ी का जो स्पोर्ट सर्वे के लिए अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट किया था, और अप्रूव सर्वेयर साहब ने स्पोर्ट सर्वे किया, रिपोर्ट बीमा कंपनी को दी, एक कॉपी इंश्योर्ड को दी। इसके बाद बीमा कंपनी ने साहब एक फाइनल सर्वे के लिए एक अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट किया, या फाइनल सर्वेयर में बोलता हूँ उनको। तो उन्होंने साहब इसका सर्वे इंस्पेक्शन किया, कुछ इंश्योर्ड और उनके बीच कुछ सवाल, ऐसे संदेहात्मक सवाल जो उसको थोड़े आपत्तिजनक लगे इंश्योर्ड को, तो वो उनमें कोई डिस्प्यूट हुआ। लेकिन खैर जैसे भी जो भी जितना भी उनमें फाइनल सर्वे को लेके विवाद हुआ। उसके बाद साहब एक लंबे समय बाद बीमा कंपनी ने इसमें एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट को कही को नियुक्त किया सो कॉल्ड। और उसकी रिपोर्ट आई, और बीमा कंपनी ने ये लगभग दो 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 2026 यानी 2 फरवरी 2026 को ये क्लेम लगभग
पाँच पाँच 8 महीने, लगभग 8 महीने बाद इस क्लेम को रेप्यूटेट किया। तो ये एक बहुत लंबा समय है। गाड़ी जलकर पूरी लगभग खत्म हो गई थी, वैसे टोटल लॉस क्लेम है। और इसमें जो इसके बाद से अब जो इनको लेटर मिला, ये 2/2/2026 का, इसमें बीमा कंपनी ने लिखा है साहब कि हमने एक इंडिपेंडेंट IRDI लाइसेंस सर्वे लगाया, फिर हमने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया, और उनके बेसिस पे हम कुछ नतीजे पे पहुंचे हैं। नंबर एक जो उन्होंने किया साहब, इंश्योर्ड ने इस जो ये ट्रक में आग लगी है उसके लिए जो वजह बताई है, वो जो आग लगी है उसके लिए जो वजह बताई है, शॉर्ट सर्किट बताई है। लेकिन जो बीमा कंपनी ने जो फोरेंसिक एक्सपर्ट जो नियुक्त किया, जिसने जो शायद मेरे ख्याल से दुर्घटना के 2 या 3 महीने बाद, शायद हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, 4 महीने बाद भी हो सकता है, के बाद अपॉइंट किया। उसने जब साहब सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस उसने जो है साहब साइंटिफिक टूल से, जो है माइक्रोस्कोप से और भी विभिन्न तरीकों से जो उसने उसको जांचा, तो उसने पाया साहब नहीं, ये शॉर्ट सर्किट का मामला नहीं है। इसके लिए उसने जो भी तारों की वजह और आग का रंग जो भी है वो सब फोरेंसिक वाले ने बताया, उसका इन्होंने हवाला दिया। अकॉर्डिंग Accordingly, the forensic investigator concluded that the cause of fire was not due to electric short circuit, contrary to the claim version। यानी जो इंश्योर्ड ने कहा कि साहब ये जो आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, और लेकिन जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है उसने बताया कि साहब ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी है। और साहब इन्होंने 1 2 3 4 5 और भी साहब कि आपने कोऑपरेट नहीं किया, आपने ये नहीं दिया, आपने डिले किया, इस तरीके के रीज़न दिए। अब इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें लिखी है, मतलब जो मेरे हिसाब से बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, मतलब गलत है। As per the terms and condition of the motor insurance policy, the insured is required to establish that the loss occurred due to the peril covered under the policy। यानी कि जो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड की जिम्मेदारी है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज पैरिल्स हैं, जो जोखिम है, उनके तहत के दुर्घटना हुई है, ये साबित करने की जिम्मेदारी इंश्योर्ड की है, जो कि बहुत ही गलत बात है। इंश्योर्ड की ये जिम्मेदारी नहीं है। इंश्योर्ड का काम है दुर्घटना के बारे में बताना, जो भी जितनी भी उसकी जानकारी में है, और इंश्योरेंस कंपनी को जो भी क्लेम से रिलेटेड पेपर या जो भी इंफॉर्मेशन है वो देना। फिर बीमा कंपनी का काम है कि लॉस को एग्जामिन करना, और अगर ये एक अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट करना इस तरीके की क्लेम केस में, अप्रूव सर्वेयर की रिकमेंडेशन पे क्लेम को सेटल करना, वो अप्रूव सर्वेयर की रिपोर्ट के जो भी रिकमेंडेशन है उसके अनुसार या उससे अलग डिसीजन ले सकती हैं। लेकिन अगर क्लेम को डिनाई करना है तो इंश्योरेंस कंपनी को कंक्लूसिव एविडेंस के बेस पे क्लेम को रेप्यूडिएट करना है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि इंश्योर्ड की जिम्मेदारी है साबित करना कि ये जो जो भी कवरेज पैरल्स हैं उसके तहत ये लॉस हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। अब इस क्लेम केस में साहब अप्रॉक्सीमेट कॉज क्या है? फायर, गाड़ी में आग लगी है, स्पोर्ट सर्वेयर की रिपोर्ट में भी है, और इसकी जो जो वहाँ लोकल प्रशासन है उसकी भी रिपोर्ट है इस बारे में, जो भी म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है वहाँ का। तो सब, और सबको मालूम है कि गाड़ी में तो आग लगी है। गाड़ी में आग कैसे लगी है? गाड़ी में आग लगी है अज्ञात कारण से, वो इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है। अब जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उसने कहा है साहब कि ये जो आग है ये शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, लेकिन उसने कहीं ये तो नहीं कहा कि ये आग इंश्योर्ड ने जानबूझ के लगाई है। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट की जो भी फोरेंसिक रिपोर्ट होती हैं, वो जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनका टेक्निकली या उनका साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट होती है ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होती,
ये सिर्फ सपोर्टिव होती हैं कि कोई चीज़ जिसका हमारे पास एविडेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए, या कंक्लूसिव एविडेंस नहीं, या कंक्लूसिव एविडेंस को और सपोर्ट करने के लिए एविडेंस के तौर पे होती हैं। लेकिन ये खुद फोरेंसिक जो रिपोर्ट्स हैं, जो फोरेंसिक जो भी उन्होंने एनालाइज किया, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होती। तो इसमें साहब, लेकिन बीमा कंपनी ने तो सिर्फ उनके कहने पे कि ये साहब ये जो एक्सीडेंट है, ये जो फायर हुई है, ये शॉर्ट सर्किट से नहीं हुई, इसलिए क्लेम एडमिसिबल नहीं होगा, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गाड़ी में प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है। गाड़ी में जो नुकसान की सबसे बड़ी वजह है वो अग्नि है। ठीक है, अग्नि का जो कारण है वो अज्ञात है, किसी को नहीं पता, ना तो फॉरेंसिक वालों को पता है, ना सर्वेयर साहब को पता है, ना बीमा कंपनी को पता है, ना इंश्योर्ड को पता है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, बाकी मैं नहीं जानता। अगर इंश्योर्ड को कुछ अगर गलत किया तो हो सकता है उसको पता, या उसके ड्राइवर ने कुछ गलत किया तो हो सकता, अदरवाइज किसी को नहीं पता। ये सर्टेन है कि गाड़ी में आग लगी है। तो इसमें अगर हम ये साबित एज ए सर्वेयर या एज ए बीमा कंपनी हम साबित करें कि ये गाड़ी में आग इंश्योर्ड ने या इंश्योर्ड के किसी नुमाइंदे या इंश्योर्ड का इन्वॉल्वमेंट है इस आग लगाने में, है ना, तो तब तो क्लेम रेपुटेट किया जा सकता है। अदरवाइज तो प्रॉक्सिमेट कॉज फायर है, कवरेज पैरिल है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत जो भी कमर्शियल व्हीकल पैकेज पॉलिसी है इनकी, क्लेम तो एडमिसिबल है। अगर ये जो इसको कह रहे हैं एस्टेब्लिश, इसकी इंश्योर्ड की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी बीमा कंपनी या अप्रूव सर्वेयर की है। अगर जो भी वो उस क्लेम की एडमिसिबिलिटी पे एक अप्रूव सर्वेयर को रिकमेंडेशन करनी होती है कि साहब ये क्लेम एडमिसिबल नहीं है, तो इसलिए नहीं है, ये हमारे पास कॉन्क्रीट कंक्लूसिव कॉगेंट लॉजिकल एविडेंस हैं, उनको दें और तब उसको डिनाई करें। लेकिन ये फोरेंसिक, और एक चीज़ बहुत खास इसकी फोरेंसिक जो जो रिपोर्ट, जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन, जो भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो सर्वेयर साहब की रिपोर्ट के जब उन्होंने कहा है तब हुई है, शायद 3 या 4 या हो सकता है 5 महीने बाद। तो 3 4 5 महीने बाद क्या ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगी? मैंने पहले भी ऐसा देखा है, और ये एक तरीके से मैं तो इसे धूर्तता ही कहूँगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल भी वाजिब तरीका नहीं है। तो आज मैंने आपके साथ ये 2 जो है केस बताए। तो आजकल के समय में बेईमाना हर दिशा में है, और यदि आप एक इंश्योर्ड हैं या आपसे कोई परिचित हैं, उनका कभी मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम आता है, तो आप सजग रहिए, सचेत रहिए और थोड़ा-सा जानिए, जिससे आपको अपने क्लेम के बारे में पता हो और आप अच्छा हल ले सकें। एक तो आप कोई भी अगर स्टेटमेंट किसी को दे भी रहे हैं, तो सही स्टेटमेंट दीजिए, अपने दिमाग को हाज़िर-नाज़िर रख के दीजिए। ये नहीं कि कोई भी आदमी आया और आपसे कुछ भी लिखवा के चला जाए। आपके साथ जो दुर्घटना हुई है, जो सच है, सच्चाई को लिखिए। दूसरा चीज़, अगर कोई भी थर्ड पार्टी आपके पास आता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी से है, तो आपको पहले इंश्योरेंस कंपनी को कहना चाहिए मेल पर ही के साथ, या जो भी आपको फ़ोन कर रहा है उसको के साथ, जब बीमा कंपनी राइटिंग में ईमेल पर या रजिस्टर्ड पोस्ट से हमें लिखेगी आपको एंटरटेन करने के लिए कि आप कौन हैं, आपको क्यों लगाया है, तो उसके बाद ही हम एंटरटेन करेंगे। चाहे वो इन्वेस्टिगेटर हो या सो कॉल्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो। तो जब बीमा कंपनी आपको राइटिंग में दे कि उन्होंने कब अपॉइंट किया, तो आप तभी उसको एंटरटेन करें। जैसे ये जो लेटर है, इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कब अपॉइंट किया, क्या नाम उसका, कुछ इसमें डिटेल नहीं दी हुई। इवन इसमें अप्रूव सर्वेयर का नाम भी इस लेटर में नहीं दिया हुआ है। चलो, अप्रूव सर्वेयर तो जो है उसकी जानकारी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट कौन है, कौन है, उसे कब अपॉइंट किया, जो उनके पास आया तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट और ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ भी नहीं। इंश्योरेंस एक्ट में कुछ भी कोड ऑफ कंडक्ट या ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इस सो कॉल्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए नहीं है, या सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए नहीं है। अलबत्ता जो अप्रूव सर्वेयर है उसी की जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन की भी है। ऐसा सर्वेयर रेगुलेशन में सर्वेयर के लिए जो ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें साफ स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। और
दूसरा है, अगर फॉरेंसिक होनी है तो सबसे शुरू में जब स्पोर्ट सर्वे लगाया तभी आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट को अपॉइंट कीजिए और फिर उसकी रिपोर्ट लीजिए। फिर अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट कीजिए, उसको उसकी रिपोर्ट दे दीजिए जो भी उसकी फाइंडिंग्स हैं। लेकिन सिर्फ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बेसिस पे क्लेम को रेपुडिएट करना बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के डिसीजन देखेंगे, चाहे लोअर कोर्ट, चाहे हायर कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, उनमें मोस्टली इन जो ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो भी ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है उनको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाता। तो लेकिन बीमा क्लेम में जो हमारी बीमा कंपनी है हमारे देश में, वो इनको बिल्कुल पक्का कंक्लूसिव एविडेंस मानती है और क्लेम को रेप्यूडिएट कर देती है। फिर इंश्योर्ड के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमारे देश में न्यायिक प्रोसेस सुस्त है और लंबा है, खर्चीला है, तो इसलिए आदमी वहाँ जाना नहीं चाहता और बीमा कंपनी उसका फ़ायदा उठा लेती हैं। तो ये बात तो सच है कि बीमा क्लेम में बेईमानी है, इंश्योर्ड की तरफ से भी है, गलत लोग क्लेम लेते हैं। लेकिन बीमा कंपनी भी सही तरीके से और सही दिशा में काम करे। अगर एविडेंस है तो बिल्कुल क्लेम को रेपुडिएट करे, लेकिन विदाउट हैविंग एविडेंस आप क्लेम को रेपुडिएट कर रहे हैं, ये गलत है। और सिर्फ संभावनाओं के और शक के आधार पे न्याय नहीं किया जाता, लेकिन हमारे यहाँ एक तरफा संभावनाओं और शक के आधार पे क्लेम का मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम में डिसीजन लिया जा रहा है। और ये बहुत होता है, ये जो कार फायर हो गई या गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी हो गई, कोई भी, उनकी जब आग लगती है तो ये सब चीज़ें से एक इंश्योर्ड को दो चार होना पड़ता है। बहुत मतलब मुश्किल स्थिति होती है। और अगर वो बीमा लोकपाल जाए तो वहाँ भी 90 दिन का वैसे समय, लेकिन उससे ज़्यादा ही लग जाता है। और फिर बीमा लोकपाल पे निर्भर करता है कि आप वहाँ कैसी सुनवाई होगी। बीमा लोकपाल में कोई बहुत अच्छे स्तर की सुनवाई नहीं होती है, वो एक मध्यस्थ है, बहुत थोड़ा सा टाइम होता है। और वो जो वहाँ लोग होते हैं वो अक्सर इंश्योरेंस फील्ड के जो ओम्बड्समैन साहब होते हैं, वो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, और इस तरीके से आईआरएस ऑफिशियल, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के ऑफिशियल्स होते हैं। कई बार उनको उतनी जानकारी भी नहीं होती, या जो उस इंश्योरेंस ombudsman ऑफिस का जो अंडर स्टाफ होता है वो बीमा कंपनी से आया हुआ होता है और उनकी वही सोच अप्लाई उन उसमें हो रही होती है, जैसे कि जिन कंपनी ने क्लेम नो क्लेम किया। तो कई बार यहाँ मुश्किल स्थिति भी होती है कि इंश्योर्ड को सही न्याय मिल सके। लेकिन कोर्ट में सुनवाई बेहतर होती है, कंज्यूमर फोरम जो है वहाँ बेहतर है। और अगर सिविल कोर्ट जाएँ तो वहाँ बहुत बेहतर सुनवाई होती है, वहाँ बिल्कुल बाल की खाल निकाली जाती है, लेकिन समय लगता है और इतना समय एक आम बीमा धारक ग्राहक पे नहीं होता। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप सचेत रहिए, सजग रहिए, थोड़ा-सा जानिए, सवाल कीजिए, और इम्पोर्टेंटली कि आप राइटिंग में कम्युनिकेशन कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बीमा कंपनी को अभी जो मास्टर सर्कुलर है उसके अनुसार 24 घंटे के अंदर अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट करना है। तो आप उसके बारे में जानिए, उन्होंने कब सर्वे किया, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है, क्या उन्होंने होल्ड किया, ये सब राइटिंग में कम्युनिकेशन कीजिए। क्योंकि इम्पोर्टेंट अप्रूव सर्वेयर और उसकी सर्वे रिपोर्ट रिपोर्ट है, वो एक लीगल एंटिटी और लीगल डॉक्यूमेंट है। और अगर कोई सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर, चलिए बीमा कंपनी लगाती भी है, लेकिन बीमा कंपनी जब तक आपको राइटिंग में उसका काम, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर ना दे, तब तक आप एंटरटेन नहीं कीजिए। फिर जो आप इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं वो बिल्कुल सोच समझ के दीजिए, आराम से दीजिए, लेकिन झूठ मत लिखिए, सही दीजिए। और अगर आप कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो आप मना कर सकते हैं, मतलब जो उस क्लेम से रिलेटेड नहीं है, आप उसको बिल्कुल मना कर सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि आप राइटिंग में मांगिए जो भी चीज़ें, फिर हम सोचेंगे हमें जवाब इन पे ये आपको देनी है या नहीं देनी है। जैसे किसी की गूगल टाइमलाइन हो सकती है, हर आदमी को राइट टू प्राइवेसी है, वो उसकी मर्जी है। अगर कोई किसी का फ़ोन चेक करता है तो ये उसका निजता के अधिकार का उल्लंघन है, वो चाहे तो मना कर सकता है। या और भी जो क्लेम से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए चाहे तो इंश्योर मना कर सकता है और चाहे तो दे सकता है। तो मेरी ये जानकारी आज के वीडियो मैसेज में यही है कि कभी भी अगर क्लेम आए तो सच को लिखिए,
सच को समझिए, दुर्घटना को समझिए और थोड़ा सा ध्यान देकर आप अपनी क्लेम को डील कीजिए, राइटिंग में कम्युनिकेशन कीजिए। बहुत उम्मीद है कि आपको आसानी से आपका क्लेम मिल जाए। तो अब इस वीडियो को विराम देते हैं, आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।